हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आई विल टीच यू केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 से, प्रीवियसली जो हमने सॉल्व किया उसके बाद से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा। इन ए रिएक्शन A+B2 A प्लस B2 A प्लस B2 से AB2 बन रहा है, AB2 बन रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो 300 एटम है A के, 200 मॉलिक्यूल है B के। देखो 1 मोल ये चाहिए, 1 मोल ये चाहिए, 1 मोल ये बनेगा। सबके आगे 1 है, सारे बैलेंस्ड है। तो 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे इसके, इसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर मोल्स मोलिक्यूल्स होंगे, है ना, क्योंकि ये मोलिक्यूल है एक, और ये मोलिक्यूल भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही बनेंगे। एक मोल का मतलब ये है। फर्स्ट में क्या बेटा, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिए। सर लिमिटेड रिएजेंट फर्स्ट में दिया ना। फर्स्ट में, हाँ, फर्स्ट में लिमिटिंग रिएजेंट बी है, यस B2। ठीक है, वजह देखिए 300 एटम दिए हैं, कह रहा है कि ए के तो अपने पास 300 एटम है, तो बी के भी तो 300 लगने चाहिए, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर के बराबर लगने चाहिए, 1 मोल लगने चाहिए। यहां से हमें बैलेंस इक्वेशन से पता लगेगा ये कि 1 मोल लग रहे हैं, 1 मोल एवोगैड्रो नंबर होता है, तो इसका भी 1 मोल लग रहा है। तो यहां इसने दे दिए 200, तो कम कौन सा है, बी कम है, तो यानी कि बी, ये 200 मोलिक्यूल ये है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्या कर रहा है, 2 मोल ए के हैं, 3 मोल बी के हैं, तो इसके मोल्स उसने अब कम ज्यादा कर दिए। ठीक है, तो मोल हमें क्या चाहिए, 1 मोल ए का 1 ही मोल बी का होना चाहिए। तो इसके 2 मोल हैं, इसके 3 मोल हैं। तो बताइए जरा, कौन सा 2 मोल और 3 मोल में कौन सा कम है, ये कम है ना, ए ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, दैट इज आंसर। पर सर बी में तो 2 मोल लग रहे हैं ना। अरे नहीं बेटा, मोल तो एक सर लगेगा, मोलिक्यूल में 2 एटम है, अगर वो एटम बात करे तब आप कह सकते हो। ठीक है, एटम कहे तब ओके वो सर। 2 मोल होंगे, है ना। 1 मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है मेरा। हेलो सर। हाँ बेटा। सर आपने अभी भी क्लास स्टार्ट की है ना, सर एक क्योंकि चीज मैं पूछनी थी। नेट लैग हुआ था मेरी साइड हाँ से। बस अभी हुई है, बस अभी हुई है, 2 मिनट भी नहीं हुए। ठीक है, अब देखो तो इसके अंदर बी, अब आपको जो लग रहा है ना कि इसमें दो दो मोलिक्यूल नहीं है, मोलिक्यूल तो एक ही है, तो 1 मोल बी के मोलिक्यूल होंगे। हाँ, एटम अगर बी के पूछता है तो 2 मोल होंगे भाई एटम तो, या दो एटम्स होंगे, एक में 2, है ना, ये चीज याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए अब इसका, सर एक चीज वो पूछनी थी। 100 एटम। हाँ बोलो। सर जो पहला वाला पार्ट था सर, उसमें 300 आइटम्स ऑफ ए थे सर। अगर 200 मॉलिक्यूल्स है ना सर बी के, तो सर 400 आइटम्स तो है ना। एटम 400 हुए बिल्कुल, तो उसको भी तो जरा बैलेंस कीजिए आप। देखो एक एटम ए का और एक मोलिक्यूल बी का, तब बनता है एक मोलिक्यूल AB2 का। अब AB2 में तो 3 है, इसके आगे भी मैंने 1 लगा रखा है। अरे तीन तीन एटम से एक मोलिक्यूल बन रहा है ना बेटा। अब उसने क्या कहा देखो, उसने कहा 300 एटम्स हैं इसके। ठीक है, इसके 300 एटम्स हैं, तो हमें इसके 300 मोलिक्यूल्स चाहिए, यस और नॉट। मोलिक्यूल 300 चाहिए यस ना, सर चाहिए। 1 आगे लगा है, 1 आगे लगा है, 1 के लिए 1 चाहिए, तो 300 के लिए 300 चाहिए, और ये 1 आगे लगा है, इस 1 को देखना होता है हमें। ठीक है, अगर वो अंदर घुसता है, क्वेश्चन वाला वो कहता है कि बी के एटम बताओ कितने लगेंगे, तो मैं कहूंगा बी के 600 एटम लगेंगे, फिर सही है। 600 क्यों, इसका एक लग रहा है, तो बी के कितने लग रहे हैं, 2 एटम लग रहे हैं ना, मोलिक्यूल तो एक ही लग रहा है, बट एटम 2 लग रहे हैं। अगर एटम पूछे किसी मोलिक्यूल में, फिर आप उसके फॉर्मूले पे जाइए। अगर मोल पूछ रहा है मोलिक्यूल के, तो फिर बाहर वाले ही टर्म यूज होंगी, फिर अंदर वाली कोई टर्म यूज नहीं होगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 100 एटम्स हैं और 100 मोलिक्यूल्स बी के हैं, तो देखो दोनों के बराबर दे रखे हैं, 100 एटम ए के हैं और 100 मोलिक्यूल बी के हैं, तो बराबर ही चाहिए, यस दैट्स सर। इट। तो इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सर देखो,
5 मोल ए के और 2.5 मोल बी के, इसके 5 मोल दे रखे हैं, तो 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, लेकिन इसके दिए 2.5 मोल, तो कम कौन सा है? बी। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? कम, बी। दैट्स इट। B. ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, 2.5 मोल ए के और 5 मोल बी के, यानी कि ए के 2.5 मोल दे A. रखे हैं और बी के 5 मोल, तो ए होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूल की तो उसने बात ही नहीं की, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। यस गाइस, क्लियर हो गया बेटा सबको ये? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। ठीक है, बाकी सब इसने आंसर्स खुद भी दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत ना लगे तो वो भी देख सकते हैं आप। डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से, तो ये जो केमिकल इक्वेशन दी है ये अब आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या कहती है और कैसे बनती है। N2 बैलेंस करेंगे हम इसे, वैसे इसने भी बैलेंस दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। N2 प्लस 3H2, ठीक है, ये बैलेंस्ड ही है, और 2 अमोनिया बनते हैं इसमें। तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए और 2 मोल अमोनिया बनते हैं, इसका मतलब ये है। क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. कैलकुलेट, ओके बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ, अमोनिया का मास बताना है कितना प्रोड्यूस होगा इफ 2 इंटू 10⁻3, ठीक है, 2 इंटू 10⁻3 ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 इंटू 10⁻3 ग्राम डाई हाइड्रोजन। तो ग्राम में दे रखा भाई, तो यहाँ पर मोल से तो बात नहीं बनेगी, हमें ग्राम के हिसाब से ही कैलकुलेशन ढूंढना होगा। तो देखो 1 मोल में कितने नाइट्रोजन के ग्राम होते हैं? 1 नाइट्रोजन, 1 मोल में 2 नाइट्रोजन के एटम है, एक नाइट्रोजन के एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 14, 2 का कितना होगा? 28, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन है 1 मोल में। क्लियर है ये बात? यस सर। हाइड्रोजन कितनी है? 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 ग्राम तो हाइड्रोजन के हो गए, लेकिन 3 मोल हाइड्रोजन है, यानी 3 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स है ना, तो ये टोटल 6 ग्राम हाइड्रोजन यूज होगी। ये समझ में आया? 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन यूज होती है। 1 मोल नाइट्रोजन मतलब N2 का मोलिक्यूल, तो मतलब 28 ग्राम, 3 मोल हाइड्रोजन मतलब H2 के 3 मोलिक्यूल, तो 3 दूना 6 ग्राम हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के एटम के अंदर 1 ग्राम होता है, टोटल 6 एटम बनेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा सीधा 6 ग्राम आ गया। यस, क्लियर हो गया ये बात? अब Yes, sir. अमोनिया के कितने ग्राम बनते हैं जरा देखो। नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन है, 17 हो गए, 2 मोल हैं 17 वाले, 17 ग्राम वाले, तो 34 ग्राम पर मोल क्या बनती है? अमोनिया। पर 2 मोल, ये पर मोल नहीं लिखेंगे अब, पर 2 मोल हो गया ये। ठीक है, और ये कितना है? पर 3 मोल। ये समझ में आ रहा है? और ये पर 1 मोल है। समझ में आया बात? अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, तो हम इनको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। 1 मोल के लिए तो 1 मोल तो मतलब 1 मोल ही होता है, पर ग्राम पर मोल ही लिखेंगे उसको। ये समझ में आ गया? अब जरा देखो उसने क्या दे रखा है, ये देखते हैं। कैलकुलेट द अमोनिया प्रोड्यूस्ड। उसने कहा नाइट्रोजन है आपके पास में, नाइट्रोजन कितनी है? 2.0 इंटू 10⁻3 ग्राम नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन, यस 2000 ग्राम कह सकते हैं। हाइड्रोजन है 1 इंटू 10⁻3, 1000 ग्राम हाइड्रोजन है, ये दे रखी है। पूछ रहा है अमोनिया कितना बनेगा, तो सबसे पहले तो हम क्या ढूंढे? लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो 28 ग्राम, ऊपर से उठा रहा हूँ, 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए है। 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन चाहिए है 6 ग्राम H2। क्लियर है? 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए? 6 डिवाइड बाई 28। और कितने ग्राम आपको दे रखी है? 2000 ग्राम दे रखी है ना। 2 इंटू 10⁻3 ग्राम के लिए कितनी चाहिए? नाइट्रोजन के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए होगी? हाइड्रोजन का अमाउंट निकाल लो, पता लग जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? ये 2000 आएगा सीधा सीधा। बताओ भाई कितना? 6 दूना 12, 12 को 28 से डिवाइड कर देंगे। 12,000 डिवाइडेड बाय 28 क्या आएगा? 428.57। ये आ गया 428.57 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी। देखो 2000 ग्राम के लिए हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है 428 ग्राम। उसने दिया कितना है? उसने तो 1000 ग्राम दे रखी है। समझ में आ गया? यस सर। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है? सर एक्सेस। ज्यादा, ज्यादा है, एक्सेस है ना। तो नाइट्रोजन कम है, तो इसका मतलब हमें लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को पूरा खत्म करना है भाई, तो नाइट्रोजन को पूरा खत्म करेंगे कैसे?
नाइट्रोजन को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, सीधी सी बात, यहाँ लेफ्ट में ही रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नाइट्रोजन के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, तो नाइट्रोजन के हिसाब से कैलकुलेट भी हो गया, 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, 1 के लिए 6/28 और इतने के लिए इतना, सीधा हो गया। अगर मान लो आपने यही चीज हाइड्रोजन से कैलकुलेट कर ली होती तो तब भी वैसा आता, आपको पता लग जाता कि नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और फिर नाइट्रोजन को उठा के आपको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता, बस इतना सा फर्क है, क्योंकि नाइट्रोजन को ही खत्म करना है। तो अब उसने क्या बोला, अब उसने तो बोला है कि प्रोड्यूस अमोनिया कितने प्रोड्यूस होंगे, तो भाई नाइट्रोजन पूरी यूज हो जाती है, ये हमें पता लग गया। तो अब मुझे पता है 28 ग्राम नाइट्रोजन से अमोनिया कितना प्रोड्यूस होता है, 34 ग्राम, ये देखिए ऊपर 34 ग्राम, ठीक है, यस यस सर। ठीक है। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना होगा, 34 डिवाइड बाय 28, और कितना नाइट्रोजन है टोटल, 2000 ग्राम है टोटल, बस। तो 34 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई में 2000, दैट्स इट। क्लियर है भाई सबको? कितना sir. आ जाएगा, 34 दूना कितना होता है, 3 दूना 60, 68 है ना, 68,000 डिवाइडेड बाय 28, कितना आ जाएगा ये, 2428.57, 2428.57 ग्राम, ये अमोनिया प्रोड्यूस होगा NH3। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसने, सेकंड, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, हाँ अनरिएक्टेड रहता है, कौन, हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रहता है। इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, कौन है हाइड्रोजन है जो अनरिएक्टेड रहता है, कितना मास उसका बच जाएगा। तो देखो हमने नाइट्रोजन क्योंकि पूरा यूज हो जाता है तो 28 ग्राम ये हमने पहले से निकाल रखा है, 28 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन यूज होता है, 1 के लिए, तो 2000 ग्राम के लिए कितना होगा, इतना हाइड्रोजन यूज हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन का अमाउंट आ गया। और हमारे पास है हाइड्रोजन कितना, 1000, तो 1000 में से माइनस कर दो इसको, 1000 माइनस में सर 571.43 ग्राम। 571.43 ग्राम, दैट्स इट, ये आ गया इंटैक्ट हाइड्रोजन, दैट्स इट। यस गाइस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आंसर दिखा भी रखा है, ये रहा 43 ग्राम और ये रहा, ठीक है, सारे के सारे ये सही आंसर है। क्लियर है, समझ, सबको समझ में आ गया, मोल कॉन्सेप्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाउ आर 0.5 मोल Na2CO3 एंड 0.5 मोलैरिटी Na2CO3 आर डिफरेंट, ये दोनों कैसे डिफरेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है देखा जाए तो। यस सर। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इसमें सॉल्व करने लायक कुछ है ही नहीं, ये बोल रहा है 0.5 मोल है आपके पास Na2, ये मोल है Na2CO3 का, और दूसरा इसने दिया मोल का मतलब क्या हुआ, इतने मोल है, बात खत्म, इतने मोल में कितने ग्राम होता है, Na2CO3 के अंदर ग्राम निकाल लो, 23 + 23, हालांकि आप इससे भी काम चला सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ग्राम निकालने हैं, बट एटलीस्ट हम फिर भी ग्राम को भी निकाल लेते हैं। 23 + 23 प्लस कार्बन 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 है, 3 ऑक्सीजन 48 ही हो जाएगा, कितना हो गया भाई, 48, 50, 60, 60, 23, 23, 46, है ना, 106। यस, क्लियर है सबको? यस सर। Na2CO3 का मोलर मास आ गया इतने ग्राम पर, ये होता है भाई मोल, एक मोल में इतने ग्राम है, ये इसका मोलर मास है, ठीक है। अब जरा देखिएगा जरा, मोलर मास एक मोल में इतने ग्राम आ रहा है, ग्राम पर मोल, ठीक है। इसने तो आधा मोल दिया है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा आधे मोल में, 53 ग्राम, दैट्स इट। अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, वो क्या कह रहा था दूसरे क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा है इतने मोलैरिटी का Na2CO3 सॉल्यूशन है, 0.5 मोलैरिटी का, मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये है आपके पास Na2CO3 के इतने मोल पर लीटर सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 0.5 मोल में तो वही होते हैं 53 ग्राम हमारे पास Na2CO3 सॉल्यूशन में घुला हुआ, वहां पर तो 53 ग्राम आपके पास है, खुला पड़ा है ऐसे ही डब्बे में पाउडर, और यहाँ ये कह रहा है कि 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन में, 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन में 53 ग्राम Na2CO3 है, यही डिफरेंस है इन दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया भाई? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 क्वेश्चन नंबर,
if 10 volume of dihydrogen react with the 5 volume of the dihydrogen, how many volumes of water vapor would be produced? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम वॉल्यूम कर रहा है ये। वॉल्यूम को सीधा पहले तो इक्वेशन लिखिए, डाईहाइड्रोजन प्लस क्या कह रहा है ये 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन यानी O2, डाई ऑक्सीजन डाईहाइड्रोजन ये इनके नाम है, ठीक है। और ये एरो लग के क्या बनेगा, वाटर। तो 10 वॉल्यूम्स बनेंगे ना। बैलेंस करते हैं, रुकिए बेटा बैलेंस करते हैं पहले। हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन करने हैं, ये 2 आ गया, ठीक है, बैलेंस हो गई। अब देखो बैलेंसिंग के बाद हमें पता है ये 2 मोल, ये 1 मोल जो आगे लगा होता है कोफिशिएंट्स, ये 2 मोल, यही होता है इसका मतलब। तो मैंने बोला था, याद है गेल-वेसाक्ला, ये 2 वॉल्यूम, यस सर। ये 1 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम, दैट इज गेल-वेसाक्ला, यही तो बताता हूँ, है ना। अब इसको 2 और 1 को जोड़ मत देना, इस जोड़ का मतलब रिएक्शन करेंगे, ये जोड़ नहीं है इसका मतलब, ठीक है। ठीक है, मांगे बेटा अपना माइक ऑफ करो, आपके माइक से ना आवाज आती है, बैकग्राउंड साउंड, ठीक है। आज हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा, आयुष बेटा, वी विल डू दैट, ठीक है, वी विल ट्राई टू डू दैट ऑल, हो जाएंगे, थोड़े से ही बच्चों को दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या हुआ, वेपर वेपर क्या था, तो ये 1 मोल, अब इसने बोला 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आपके पास, हाइड्रोजन का है 10 वॉल्यूम, ठीक है, और 5 वॉल्यूम है आपके पास में ऑक्सीजन के, तो कितने वॉल्यूम होगा, देखो 2 वॉल्यूम के लिए 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए होती है, 2 के लिए 1 वॉल्यूम, है ना। तो 10 के लिए कितनी चाहिए होगी, 10 के लिए इसका हाफ यानी कि 5 वॉल्यूम, बिल्कुल सही डाटा, और इसने दिए भी 5 ही वॉल्यूम है, बात ही खत्म। तो कितने वाटर वेपर, हाउ मेनी वाटर वेपर कितने यूज होंगे, तो 10 वॉल्यूम, देखो 2 वॉल्यूम से 2 ही वॉल्यूम वाटर वेपर निकलते हैं, वाटर निकल रहा है 2 वॉल्यूम, तो 10 से कितने निकलेंगे, 10 ही वाटर वॉल्यूम निकलेंगे, समझ में आ गया। यस, क्लियर है सबको, गेल उसेकला लग रहा है और कुछ नहीं है, उसने मोल की जगह वॉल्यूम लिख दिया, आप उसको मोल Yes, चलने sir. दो, अब उसको मोल में चलाओ, बात खत्म, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, देखिए जरा 27 क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कन्वर्ट इनटू द बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना, बेसिक यूनिट क्या होती है भाई, वही साइंटिफिक नोटेशन, एक नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, उसके बाद में बाकी सारे, और 10 रेज की पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और साथ में एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं पिकोमीटर क्या होता है भाई, पिको में क्या होता है, पिको 10 रेज पावर कितना होता है पिको में, -12, नैनो कितना होता है नैनो में, So -9. 9, 10 raised power -9. माइक्रो सर -6 10 raised power -6. और एक और था एंगस्ट्रॉम, सर 10 raised -10 power. -10 आगे लगेगा मीटर, बाकी सब के आगे यहाँ मीटर लगा सकते हो, ग्राम लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, सेकंड लगा सकते हो, पिको सेकंड, पिक नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, लेकिन इसके आगे सेकंड नहीं लगा सकते, ये सिर्फ लेंथ का यूनिट है, याद रख लेना। और ये 4 ही यूनिट हैं जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर है, याद है सबको, यस Yes, sir. ठीक है। तो अब आगे देखिए, कह रहा है 28.7 पिकोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, पिकोमीटर छोटा होता है 10⁻12 से डिवाइड हो जाएगा, बस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए, क्योंकि डिवाइड तो ऑलरेडी है, वो -12 है ना, 28.7 को 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास मीटर आ गए, ठीक है। अगर ऐसे किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बहुत आसान तरीका बताता हूँ, 1 पिको मीटर होता है 10⁻12 मीटर, एक पिको में, इसने कितने कहे हैं 28.7 पिकोमीटर में कितने होंगे, तो भाई सीधा 1 से ज्यादा जब भी निकालते हैं, या 1 के बाद जो भी वैल्यू निकलती है उसको मल्टीप्लाई करते होते हैं, 1 के बाद जो भी वैल्यू लिखोगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बस आ गया सीधा। सेम एज चीज माइक्रो सेकंड दे रखा है, माइक्रो 10⁻6 होता है माइक्रो में, तो ये भी 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो रहा है सीधा, नीचे वाला ये मत चेक करो आप, इसको जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट अपना काम कीजिए। नेक्स्ट देखिए मिलीग्राम, भाई मिली के लिए तो मिली का मतलब 1000 होता है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, है ना, तो यहाँ पर सीधा सीधा 1000 से डिवाइड होएगा, मल्टीप्लाई नहीं होएगा, क्यों, मल्टीप्लाई कर सकते हो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, 1 ग्राम होता है कितना मिलीग्राम होता है, 1 मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10⁻³ ग्राम होते हैं, तो कितने पूछे उसने 25, 36, 5 मिलीग्राम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यस क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। फिर 1000 ग्राम से डिवाइड और कर रखा है, उसको केजी बना रखा है। क्यों केजी बना रखा है? मैंने बोला था एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। एसआई यूनिट लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, और मास का होता है किलोग्राम। ग्राम नहीं किलोग्राम। जनरली बच्चे इसमें गलती करते हैं, उसको ग्राम समझ लेते हैं, वो किलोग्राम है एसआई यूनिट। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। Which one of the following have the largest number of atom? इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा एटम होंगे? किसके पास होंगे भाई? चेक कर लो जरा। मोलर मास से निकालना और कुछ नहीं करना, सभी में बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एयू, एयू होता है गोल्ड, पता है सबको? यस सर। गोल्ड का सिंबल होता है। एटॉमिक नंबर बताओ। 79 गोल्ड का। ठीक है, 1 ग्राम है आपके पास, तो मुझे पता है 79 ग्राम के अंदर होता है कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 10^26। 79 ग्राम में 1 ग्राम में कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 79। क्लियर है ये सबको? आगे Yes, sir. देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे 79 नहीं आएगा, अरे इसका एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास बताओ भाई कितना है? ये नहीं आएगा। एटॉमिक मास के बराबर होते हैं। एटॉमिक मास कितना है गोल्ड का? 197। 197 ग्राम। 197 ग्राम, यस। वो मैंने वो ऊपर लिखा और उसी को लेके चल पड़ा मैं, है ना? ये गलती आप लोग मत करना। वो तो एटॉमिक नंबर याद करवा रहा था हम आपको कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, गोल्ड का याद रखिए, गोल्ड का 79 होता है, मरकरी जो होती है उसका 80 होता है। एक दो एटॉमिक नंबर आपको वैसे रैंडमली भी अपने आप याद हो जाएंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट देखो क्या बोला उसने, 1 ग्राम सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम पर मोल, है ना? तो यानी कि 23 ग्राम के अंदर होते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब कितना 1 ग्राम के लिए उसने पूछा है, एवोगैड्रो डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? लिथियम और फिर क्लोरीन है। लिथियम का मास कितना होता है भाई? एटॉमिक नंबर 3 है, मास कितना होता है? 7 ग्राम पर मोल। यस, यस सर। तो देखो 7 ग्राम में 1 मोल है, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम है। तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 7। अब क्लोरीन के लिए देखो, क्लोरीन Cl2 एटॉमिक नंबर 35.5, लेकिन 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 70 और 1 71, 71 ग्राम पर मोल। तो 71 ग्राम के अंदर होते हैं 1 मोल, है ना? 1 ग्राम में कितने होंगे? 1 डिवाइड बाय 71। यस क्लियर है बेटा? मोल नहीं, ये गलती कर दी मैंने, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम आएंगे इसमें। हमें मोल नहीं निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं, है ना? तो देखिए एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी एवोगैड्रो नंबर, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 71। बताओ किसमें ज्यादा होंगे? बता सकते हो? अब चारों सर आपके लिथियम। सामने। सर लिथियम। लिथियम में ज्यादा होंगे क्योंकि उसके नीचे सबसे कम नंबर है। एवोगैड्रो नंबर सब में है, देखो सब में एवोगैड्रो नंबर है। जिसके नीचे सबसे कम संख्या होगी वो सबसे बड़ा होगा। समझ सकते हो? ये तो कॉमन सेंस है। डिवाइड करोगे बड़ी चीज से तो छोटा आंसर आएगा, छोटी से डिवाइड करोगे तो बड़ा आंसर आएगा। यस सर। ठीक है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। सर ये हो मतलब गया। जिस हाँ बोलो। सर मतलब अगर किसी भी 1 ग्राम एलिमेंट का मास जितना ज्यादा बड़ा होगा सर उसमें उतने ही कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यस, इनवर्सली होगा। ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, बट अंदाजा लगाने की बजाय और ऐसे परसेप्शन बनाने की बजाय निकाल के देख लो, इसको सोल्व कर लो। क्योंकि वो आपको पता है 1 मोलर मास के अंदर जो नंबर ऑफ एटॉमिक मास या मोलर मास में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होते हैं, एटम्स कितने होते हैं? 6.022 10^23, दैट्स इट, इतने होते हैं। तो 1 ग्राम में निकालोगे तो भाई वो उससे मास से डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये लॉजिक याद जरूर रखिएगा। अगर आप अपना शॉर्टकट याद बना रहे हैं या लिख रहे हैं या याद कर रहे हैं तो ये लॉजिक भी साथ में याद रखिएगा। दैट्स इट। क्लियर है? ओके सर। यस। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, 29, क्वेश्चन नंबर 29। Calculate the molarity of the solution ethanol in water which is mole fraction of ethanol is। mole fraction दे रखा है ethanol का। ethanol क्या होता है? C2H5OH, ethanol। और इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है, कितना है मोल फ्रैक्शन? x की वैल्यू एथेनॉल की, दैट इज 0.04। पीछे जीरो लगा कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इतने मोल हैं एथेनॉल के। और नीचे क्या है? नीचे टोटल मोल है, टोटल मोल 1 है। इसके नीचे तो 1 ही लगा हुआ है ना? ये है टोटल मोल। ये बात समझ में आ गया?
समझ में आया ये? यस सर। नीचे तो 1 ही है। टोटल मोल आपको पता है और एथेनॉल के मोल पता है, और एथेनॉल किस में डिसोल्व है भाई? सॉल्यूशन एथेनॉल इन वाटर, वाटर में है तो वाटर के मोल निकाल सकते हो। वाटर के मोल, वाटर का आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा भाई? 1 माइनस 0.04, 0.04 कितना आएगा? 0.6 नहीं, कितना आएगा ये? 96 0.996 0.996 है ना। ये इसका आ गया मोल फ्रैक्शन, दैट्स इट। और इसके नीचे भी 1 है तो वो टोटल आपको पता होगा उस इसके मोल, यानी कि हमने निकाल लिया इसका मोल फ्रैक्शन और वाटर का मोल फ्रैक्शन, दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब उसने क्या कहा? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर व्हिच इज मोल फ्रैक्शन, इसने गिवन है। मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी क्या होती है भाई? बड़ा M नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय क्या होता है? सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। तो देखिए जरा, इसके मोल है 0.04 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर, तो सॉल्यूशन में क्या होगा भाई? वाटर भी होगा, एथेनॉल भी होगा। एथेनॉल के मोल बहुत कम है, आपको दिख रहा हो बहुत कम है ना, तो हम इसे नेग्लेक्जिबल कर सकते हैं। सिर्फ वाटर के मोल ले लो, तो वाटर के मोल्स कितने हैं बताया कोई? इसका मोल फ्रैक्शन पता है, इसके मोल भी पता है हमें। 1 मोल थे ना, टोटल 1 मोल थे, जिसमें से 1 मोल में से अगर मैं वाटर के मोल निकालना चाहता हूँ, वाटर के मोल क्या निकलेंगे? टोटल 1 मोल में से 0.04 अगर माइनस कर देता हूँ तो ये वाटर के मोल वही आएगा, जो इसका मोल फ्रैक्शन आएगा वही इसके मोल भी आएंगे। लेकिन ये रिलेटिव मोल है, अगर टोटल 1 है तो उसका मोल फ्रैक्शन 0.04 है, तो उस हिसाब से वो रिलेटिव मोल हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूं भाई? सॉल्यूशन इन लीटर में वाटर का मोलर नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है, तो क्या नंबर ऑफ मोल से मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। कैसे बताओ? सर नंबर ऑफ मोल्स को सर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सर वाटर की डेंसिटी लीटर केजी में सर एक ही रहती है। बिल्कुल। मतलब वाटर की डेंसिटी तो 1 होती नंबर है। ऑफ मोल एक मोल में, वाटर में एक मोल में होते हैं 18 ग्राम, तो 0.96 मोल में कितने होंगे? सीधा मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या आ गए? नंबर ऑफ ग्राम, और ग्राम को क्या करना है? जितने ग्राम है उतने ही ml होते हैं, ग्राम और ml बराबर हैं, तो ये इतने ml आ गए। वाटर के ग्राम ml बराबर होते हैं। लीटर बनाना चाहते हो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, लीटर आ गए। अब आप इसे लीटर समझ सकते हैं, यहाँ से m कट जाएगा। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन एल्स? ये आएगा आपका टोटल आंसर, और इससे आप आंसर निकाल भी सकते हैं। यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ इसने वैसे 1 लीटर के लिए ये 55 पॉइंट, वाटर के मोल 1 लीटर ले लिया क्या इसने? कहाँ से आया 1 लीटर वाटर के? अच्छा, मोल फ्रैक्शन लिया वाटर का, टोटल 1 अप्रोक्सीमेटली इतना ही ले लिया। बकवास चीज कर रखी, कुछ नहीं है, अपने वाला आंसर सही आएगा, डोंट वरी। ठीक है, इसके तरीके से भी कर सकते हो जैसा ही कर रहे हैं। व्हाट विल बी द मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम? ग्राम में कितना होगा? देखो, एक एटम का मास पूछा है। कार्बन 12 में 12 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होते हैं कार्बन के? 6.022 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। 1 मोल होता है ना, वो इक्वल होता है 1 मोल, याद है? मोलर मास इन ग्राम इतने, 1 मोल और 1 मोल इतने मोलिक्यूल्स के इक्वल होता है। एक एक एटम का मास पूछा है, तो 12 ग्राम एटम का मास पता है। एक एटम का मास 12 ग्राम, एटम के अंदर कार्बन के अंदर इतने एटम्स होते हैं कार्बन के, तो मुझे पता है 6.022 10⁻23 एटम्स का मास कितना है? 12 ग्राम है कार्बन के एटम्स का मास। 12 ग्राम। तो एक एटम का कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। समझ में आ गया? अब ये डाटा हमने याद भी किया था, किसी को याद है ये डाटा कितना है? 1.99 into 10 to the power minus 23। 23 इतने ग्राम होता है एक कार्बन के एटम का मास। ये मैंने डाटा याद रखने के लिए बोला था, है ना? और एक AMU का मास कितना होता है? 1.66 into 10 to the power। Slide 10 or 24. यस, -24, 24 नहीं है, -24। ये होता है एक AMU, 1 यूनिफाइड मास कह लीजिए इसे, या फिर 1 AMU कह लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर 1 DA डाल्टन कह लीजिए, तीनों एक ही नाम है। यस, क्लियर है? याद रहेगा सबको ना? ये 2 डाटा मैंने लर्न करने के लिए बोले थे। ठीक है,
और यहाँ इसने यही पूछा, यही आंसर निकाल दिया, दैट्स इट। सिर्फ देखो, सिर्फ माइंड गेम है, वही चीज बार बार इधर से उधर से इधर घुमा रहा है ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि भाई कैसे क्या करना है। सोचो मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा दूं और उसके बाद मैं कहूँ कि गलियों में गाड़ी चलानी, कभी लेफ्ट में मोड़ूं, कभी राइट में मोड़ूं, कभी गली भीड़ी आ जाती है, कभी गली वाइड आ जाती है, हर गली के अंदर कभी ट्रैफिक ज्यादा होता है, कभी गली में ट्रैफिक नहीं होता, कभी गली में खड्डे होते हैं। चलानी तो गाड़ी ही है, यहाँ सब मोल कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन इससे क्या होता है, आपका हाथ साफ हो जाता है। हम कहते हैं ना हाथ साफ हो गया, गाड़ी चलाने में फॉरवर्ड हो गया बंदा। अगर आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई और आपको खड्डों वाली भीड़ वाली गली के अंदर गाड़ी चलानी पड़ जाए, जिसमें आपको रेस क्लच चीज अच्छे से संभालने नहीं आते और ट्रैफिक भी हो, खड्डे भी हो, ट्रैफिक भी हो, है ना, और सोचो जरा, और मोड़ भी हो, तो आपसे गाड़ी सीधी नहीं चलेगी, मोड़ोगे कैसे? समझ में आ रही है? पक्के तौर पर एक्सीडेंट। तो यहाँ वही है बेटा, इनकी प्रैक्टिस के बिना एडवांस लेवल तो सोचना भी मत। सीधी साफ बात हर रोज बोलता हूँ, इनकी प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता और सिर्फ इन्हीं को प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। पूरे लेसन के अगर न्यूमेरिकल आते हैं ना तो समझ लेना लेसन आता है, सीधी और साफ चीज। जो 4 लेक्चर 5 लेक्चर हमने लगाए ना न्यूमेरिक वो थ्योरी के ऊपर, वो सब इसी को समझाने के लिए लगाए। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, टोटल 36 क्वेश्चन आई थिंक 36 क्वेश्चन है। इसके बाद में सिलेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, वो आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 36 क्वेश्चन इन ऑल है। तो देखिए जरा, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपके लिए। इसको थ्योरी आप लोगों ने इसकी थ्योरी नहीं की होगी शायद। देखिए क्या कहता है, जब भी मल्टीप्लाई आती है ना, रूल नंबर 1 पढ़ लीजिए, इसको रूल मानिएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लीस्ट प्रीसाइज टर्म, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, वही आंसर में आते हैं। Hence आंसर शुड नॉट बी मोर देन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ देखो ऊपर अगर आपको केस दिखाई दे रहा हो, इसमें सभी चीजें मल्टीप्लाई और डिवाइड में, इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें है 5, इसमें है 3, इसमें है 4। तो सबसे कम वाला कौन सा है? 3 वाला। तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। समझ में आ गया भी सबको? यस सर, आ गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखिए, सेकंड में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में सबसे कम, यहाँ तो 5 के, अब आप कहोगे कि 5 में पॉइंटों में जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ना, वो काउंट करने होते हैं। सबसे कम वाला कौन सा है? तो यहाँ पॉइंटों के अंदर, यहाँ देखिए 4 सिग्निफिकेंट, पॉइंट वाला तो एक ही है, ये तो एग्जैक्ट नंबर है। एग्जैक्ट नंबर को काउंट मत करो, पॉइंटों में आंसर आएगा ना आपका। तो आपका आंसर पॉइंटों में 4 सिग्निफिकेंट नंबर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए जब आप आंसर निकालो। अगर ज्यादा बड़ा आ रहा है तो उसको 4 में ही कन्वर्ट करो। इसका मतलब ये है, ऊपर वाले केस में भी यही है कि आंसर ओवरऑल 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही निकालो। किसी में 4 है, किसी में 5 है, उसको आपको फॉलो नहीं करना। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। थर्ड रूल देखो, अगर जोड़ या घटा हो तब क्या करते हैं? एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड में तो सबसे छोटा नंबर होता है, पॉइंटों में जो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, जो पॉइंट्स के बाद में सबसे कम आ रहे हैं, जिसके पीछे सिग्निफिकेंट फिगर, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सबसे बड़ा है। तो देखिए ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 है, ये भी 3 है, तो 4 वाला राइट आंसर होगा। दिस विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एडिशन सब्सट्रैक्शन में बड़े वाला और मल्टीप्लाई डिवाइड में छोटे वाला सिग्निफिकेंट फिगर हम कैरी करते हैं। क्लियर है? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवा रखा है, ये परसेंट वाला एवरेज निकालना है। एवरेज मोलर मास कैसे निकलता है? ये जो परसेंट दे रखी ना, आर्गन दे रखा है, आर्गन दे रखा है आपको 36 एटॉमिक मास वाला, तो उसकी परसेंटेज दे रखी है 35.96। ठीक है, नहीं ये ग्राम पर, ये इसका मोलर मास दे रखा है 36, ऊपर लिख रखा है अप्रोक्सीमेट 36 है, लेकिन आपको यही वाला लेना है। तो जितना मोलर मास है मल्टीप्लाई में उसकी परसेंटेज कर दो 0.337, यानी कि इतने एटम हैं और एक एटम का मोलर मास इतना है। 100 में इतने एटम हैं जिनका मोलर मास इतना है, इसका मतलब ये है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो टोटल मोलर मास आ गया इतने एटम्स का। नेक्स्ट आर्गन 38 का मोलर मास कितना है? 37.96 है। एक एटम का मास इतना है, और 100 में से कितने एटम है? 0.063 एटम है जिनका मोलर मास इतना होगा। तो टोटल कितना मोलर मास होगा इतने एटम्स का, वो भी निकाल लिया। अब आर्गन 40, आर्गन 40 के अंदर क्या है? 39.96, सारे 0.96 ही हैं।
मल्टीप्लाई में आ जाएगा 99.6, यानी 99.6 मोलिक्यूल्स का मास इतना है। एक मोलिक्यूल का इतना, तो 99.6 का कितना होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। सबको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, तो ये इनको फिर टोटल भी करेंगे, तो सबको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बताइए जरा। ये आएगा, एक का आएगा 12.1, ये आएगा 12.1, दूसरे का आएगा 2.4, ठीक है, और तीसरे का आएगा 3980.3, ठीक है, ये आएगा टोटल। इन तीनों को जोड़ दो। अब तीनों को जोड़ने के बाद में आपके पास आंसर आता है 3994.8। इतने ग्राम आ गया। टोटल कितने मोलिक्यूल हैं ये इतने परसेंट थे, 100 में से इतने, 100 में से इतने, 100 में से इतने, मतलब टोटल हो गए 100 मोलिक्यूल। ये 100 मोलिक्यूल्स का मास आ गया, 100 मोलिक्यूल्स, जिसके अंदर 100 मोलिक्यूल्स में 40 ग्राम वाले भी हैं, 38 ग्राम वाले भी हैं, 36 ग्राम वाले भी हैं, अलग अलग उनका मास है ना। तो उन सब का टोटल निकाल लिया हमने। तो 100, अगर एक मोलिक्यूल का मास निकालना तो इसे 100 से डिवाइड कर दो, दैट इज इट। यस, क्लियर है सभी को? यस सर। 39.948। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? कोई कुछ बोल रहा था? सर मैं सर कह रहा था। आपकी आवाज कट गई फिर से, क्या कह रहे, दोबारा बोलो। सर मैं यस सर कह रहा था कि हाँ सर, आगे ओके समझ में। ओके ये बोल ओके रहा था ओके, सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए ये चीज अब इन्होंने क्या कर रखा है, इनका बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया, ये परसेंट थी ना, इस परसेंट को 100 से डिवाइड पहले ही कर दिया। तो देखो 100 से डिवाइड करने पर डबल डबल जीरो आगे लगा दी। 0.337 था, 0.003 थी, मतलब 2 पॉइंट आगे खिसका दिया सभी को। बाकी कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 पॉइंट आगे खिसकाया, इसको भी 2 पॉइंट आगे, इसको भी 2 पॉइंट आगे, बाकी सब सेम है, मल्टीप्लाई वही है। तो इसने सीधा लास्ट में जो आंसर आया उसको सीधा जोड़ दिया, सीधा आंसर आ गया। 100 से डिवाइड करना ही नहीं पड़ा। इसने एक मोलिक्यूल के लिए निकाला, हमने 100 मोलिक्यूल, इतने परसेंट, मतलब 100 में से इतने मोलिक्यूल थे जिनका मास 35 था, इतने मोलिक्यूल जिनका मास 37 था, 99.6 मोलिक्यूल जिनका मास 39 था। ये 100 में से हमने मोलिक्यूल्स ढूंढ लिए। अब सबका टोटल करेंगे तो 100 मोलिक्यूल्स का मास आएगा। तो एक मोलिक्यूल का एवरेज निकालना अपने को, तो 100 से डिवाइड कर दिया, दैट इज इट। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं अब जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इसे देखकर बड़ा मजा आएगा। देखने में ऐसा लगेगा कि आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग 52 मोल्स ऑफ आर्गन। आर्गन में 50 आर्गन का, अभी अभी हमने आर्गन का मोलर मास निकाला था, 40 होता है एवरेज मोलर मास। कितना निकला था? 39.9, 40 होता है। कैल्शियम का भी 40 होता है, याद रख लेना, दोनों का 40 लेते हैं, ठीक है। मोलर मास सेम हो सकता है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता कभी भी। अगर एटॉमिक नंबर बदल गया तो मास एटम ही बदल जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ भाई, यस बेटा। यस सर, क्लियर है। यस तो सर। आर्गन का 40 ग्राम है, इसका मतलब 40 ग्राम पर मोल, ये है इसका मोलर मास। वो कह रहा 55 मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो भाई एक मोल में तो 40 ग्राम होते हैं, बट एटम कितने होते हैं पहले तो ये कैलकुलेट करें। तो 1 मोल में एटम्स होते हैं, कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और 1 मोल कितना होता है, 40 ग्राम होता है। तो 40 ग्राम में एटम कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 1 ग्राम में कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 40। और 52 ग्राम, 52 मोल्स पूछा उसने, गड़बड़ कर दी मैंने फिर से। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, और 52 मोल्स में कितने होंगे, ग्राम का कोई मतलब नहीं है फिर यहाँ, ठीक है। इस ग्राम का कोई वैल्यू नहीं है, सीधी सी बात है। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो 52 मोल्स में कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर को 52 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, समझ में आ गया बेटा सबको ये? यस सर। यस अब सर, आ गया। आगे वाले दोनों क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट वाले हैं, याद रख लेना। इसमें ट्रिक है, ट्विस्ट है, ट्रिक नहीं है, ट्विस्ट। ध्यान से करोगे तो समझ जाओगे। जैसे मैं यहाँ मोल और ग्राम में कंफ्यूज हो गया था ना, यही कंफ्यूजन आपको यहाँ ज्यादा आएगी। ये कंफ्यूजन तो कुछ भी नहीं है, ये तो सीधा पता लग रहा है, बस वैसे लिख लिया था मैंने जनरल नॉलेज के लिए। यहाँ देखना अब जरा क्या है। 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम, इसमें इसने ये गिवन है, एटम पूछे हैं। बहुत ध्यान से बता रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। अब देखो हीलियम का
यूनिफाइड मास कितना होता है? 4 यूनिफाइड मास होता है। यस, ये पता है ना? यानी कि 4 ग्राम हीलियम अगर लोगे तो वो 1 मोल के बराबर होता है। और उस 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं। ये समझ में आया? 4 ग्राम हीलियम में यूनिफाइड मास जो उसका दिया होता है, जो एटॉमिक मास दिया होता है, अगर उसको ग्राम में बदल दे तो वो 1 मोल के बराबर होता है। ग्राम में बदल दें तो 1 मोल के बराबर। लेकिन क्या यूनिफाइड मास हमेशा ग्राम में होता है? 1 यूनिफाइड मास के अंदर कितना होता है बेटा? 1 यू में अभी किया था हमने 1.66 10⁻24 ग्राम होते हैं। तो 4 यू में कितने ग्राम होंगे? 4 यू में ग्राम 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। अगर इसको मैं 2 भी मान लूं तो 4 दूना 8 मल्टीप्लाई में 10⁻24 ग्राम। 1 ग्राम से भी कितना कम है? -24। इसको सोल्व करके देखना, बहुत छोटा है ये। समझ में आ गया? तो ये ग्राम नहीं है। ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। बहुत ध्यान से करना है इसे। तो देखो ये कह रहा है हमें क्या दिया उसने, 52 यू ऑफ हीलियम में एटम बताने हैं कितने होते हैं। तो 4 यूनिफाइड मास एक हीलियम के एटम का होता है। ये समझ में आया? एक हीलियम के एटम का मास 4 यूनिफाइड मास होता है। ये तो पता है ना? यस सर। 4 ग्राम में 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं हीलियम के 4 ग्राम में। बट 4 यूनिफाइड मास में एक ही एटम होता है। यूनिफाइड मास को जब ग्राम में पलट देते हैं तो वो 1 मोल एटम बनते हैं। तो 4 यूनिफाइड मास में अब आपके पास डाटा आ गया। अब आप कर सकते हो। 4 यूनिफाइड मास के अंदर होता है एक एटम। तो 1 यूनिफाइड मास में 1/4 एटम। और 52 यूनिफाइड मास में कितने होंगे? 1/4 मल्टीप्लाई में 52। ठीक है, क्लियर है? टोटल आएगा 13 एटम। क्लियर है भाई सबको ये क्वेश्चन? आगे देखिए बेटा जरा। 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब इसने फिर से क्वेश्चन बदल दिया, यही दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम में एटम कितने होंगे ये पूछा है। तो देखो यहां पर मोल कॉन्सेप्ट लगेगा बिल्कुल सीधा। यूनिफाइड मास वाला अलग तरीके से सोल्व होगा, वहां मोल कॉन्सेप्ट नहीं लगता। जितना यूनिफाइड मास है उतने बराबर में एटम होते हैं। अगर यू लग गया तो उतने बराबर में एटम होते हैं। यहां पर कुछ और है। 4 ग्राम हीलियम में कितने एटम होते हैं? 6.022 10⁻23। 4 ग्राम क्या है? एटॉमिक मास है हीलियम का। हीलियम के 4 ग्राम में इतने एटम होते हैं। उसने 52 ग्राम दिए, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4। एवोगैड्रो डिवाइड बाय 4 भी लगा सकते हो। और 52 में कितने होंगे? सीधा 52 के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई में 52। तो ये कितना आ जाएगा? ये भी यहाँ 13 ही आएगा, लेकिन ये 13 मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर आ गया। 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई में 13 एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। वो अकेला क्या आ रहा था देखो जरा, ये आ रहा था 13 एटम, और ये आ रहा है 13 मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम। फर्क समझ में आया? 13 ग्राम। अब देखो फर्क समझ में आया? 52 ग्राम हीलियम और 52 यूनिफाइड मास हीलियम में। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 33 सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, बस लेफ्ट राइट कान सज्जे हाथ से राइट हैंड से लेफ्ट ईयर पकड़ने की कोशिश हो रही है बस, और लेफ्ट वाले से राइट वाला, वो भी घुमा के कान पकड़ रहा है ऐसे करके, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा बस, और इसमें कुछ नहीं है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 34, 36 ही है टोटल, 3 क्वेश्चन बचे हैं बस, ध्यान रख लेना। ए वेल्डिंग गैस फ्यूल, ए फ्यूल गैस कंटेनिंग, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी फ्यूल गैस कंटेनिंग वाला, ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा समझ में भी आएगा। देखिए क्या कह रहा है, ए वेल्डिंग गैस फ्यूल गैस, ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी कि कोई गैस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उसका फॉर्मूला नहीं दिया उसने, बोला कि ये 2 चीजें हैं। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट ऑक्सीजन गिव्स इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन
इसको अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो कहता है गिव्स इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा, ये हमें पता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना कोई भी हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड होगा, अगर आप उसे ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही निकलेगा, यही दो चीजें रिलीज होती हैं। ठीक है, तो यहां से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया। अब वो बोलता है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलती है, 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इतने ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर निकल रहा है जब उसने उसको गर्म किया 0.690 लगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट के बाद, ग्राम ऑफ वाटर, नो अदर प्रोडक्ट, दूसरा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर आ गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, a volume of 10 liter measured as STP of this welding gas is found to weight 11.6 gram। 10 लीटर, कौन सी 10 लीटर गैस है? कार्बन और हाइड्रोजन वाली गैस है ये गैस। इसके 10 लीटर में 11 पॉइंट एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, और 11.6 ग्राम होते हैं इसके, 11.6 ग्राम बनते हैं। 10 लीटर में इतने ग्राम बन रहे हैं। क्लियर है ये बात? ये इसने दिया है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सारा कुछ बताना है। तो देखो जरा, ये डाटा हमारा थोड़ा काम का है, ऊपर वाला डाटा बाद में देखेंगे, ये डाटा बहुत काम का है। 11.6 ग्राम और 10 लीटर में इतने बन रहे हैं, तो सोचो 1 लीटर में एसटीपी के ऊपर कितने बनेंगे? 11.6 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 ग्राम, गैस इतने ग्राम होगी। और हमें पता है 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, उसमें कितने ग्राम बनेंगे, ये निकल जाएगा कि नहीं? यस सर आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, ग्राम आ गया। और ये क्या होता है, हमें पता है 22.4 लीटर के अंदर किसी भी गैस के 1 मोल होता है, और 1 मोल के अंदर मोलर मास इन ग्राम, यानी इसका मोलर मास ग्राम में हमें पता लग गया। सिंपल, 1 मोल गैस है, और 1 मोल गैस का हमें क्या पता लग रहा है, 1 मोल गैस का मोलिकुलर मास, है ना। तो देखिए जरा, 11.6 मल्टीप्लाई में 22.4 इक्वल आएगा ये 25.98, लगभग 26 आ जाएगा, 25.98 ग्राम। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ये 26 ग्राम ही बनेगा। 26 ग्राम आपके पास में मोलर मास है, और ये हो गया आपका मोलर मास। सीधा मोलर मास आपको पता लग गया। समझ में आ गया भाई? मोलर मास गैस का पता लग चुका है सबको? यस, क्लियर है? ठीक है, तो मोलर मास से क्या आप फॉर्मूला नहीं निकाल सकते क्या? 26 ग्राम मोलर मास निकालना है, कार्बन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, सोच के देखो, तुक्का लगा सकते हैं आप यहाँ से। हालांकि मैं इसको पूरा करवाऊंगा दूसरे मेथड से भी, बट देखो कार्बन का होता है 12, तो क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 कार्बन हो सकते हैं 24 ग्राम, और हाइड्रोजन 2 हो, C2H4 C2H2, नहीं सर C2H2 C2H2, हाँ, तो टोटल 26 आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन के लिए जुड़ जाएगा 26। यानी कि गैस ये हो सकती है C2H2, कोई और गैस भी हो सकती है। एक कार्बन लगाऊं तो 12 बना, तो हाइड्रोजन बाकी के 26 में से घटा लो, कितने बनेंगे? 14। 14 हाइड्रोजन तो एक कार्बन के साथ लग ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक कार्बन तो नहीं हो सकता। 3 कार्बन लगाऊं तो सोचो, 3 कार्बन है, कार्बन 3 है, तो 12 या 36 ही हो गया, यही हाइड्रोजन तो लगेगा ही नहीं, ये तो ज्यादा हो गया ना। एक हो सकता ना 3 हो सकते, तो कार्बन तो 2 ही है, तो कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 कार्बन का मोलर मास बन गया 24, तो हाइड्रोजन भी 2 ही होने चाहिए, क्योंकि टोटल हमें 26 करना है, तो टोटल 26 हो गया, बात खत्म। समझ में आ गया क्या? सर ये इथाइन होता है? हाँ, इथाइलीन, नहीं नहीं, ये इथाइलिन नहीं है, C2H2 ये होती है एसिटाइलिन गैस बेटा, इथाइलिन नहीं है, एसिटाइलिन गैस जो वेल्डिंग के लिए यूज होती है। इथाइलिन तो होता है C2H4, इस गैस का नाम होता है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, ठीक है। एक होता है C2H4 जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, वो हम आगे करेंगे जब ऑर्गेनिक करेंगे, डोंट वरी। इसका नाम होता है एसिटाइलिन, ओ सॉरी इथाइलिन, इथाइलिन, ये होती है इथाइलिन गैस, ठीक है, वो एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन गैस ही वेल्डिंग में यूज होती है, वेल्डिंग गैस।
समझ में आ सर गया? ऐसी भी तो होती है Yes, सर sir. जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाँ ये वही है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड वाली, एसिटाइलिन Yes, sir. ट्रिपल बॉन्ड वाली ही है, यही है वेल्डिंग गैस जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल होता है, इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, एक्सप्लेन करूं क्या इनको? चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी की वैलेंसी 4 होती है हर कार्बन की, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, टोटल हो गया C4H2 और C2H4। ठीक है, और इसके अंदर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से कवर कर दो। क्लियर है? Yes, sir. बस यही है दोनों। अब वेल्डिंग गैस कौन सी होती है आपको पता लग गया और उसका एटॉमिक मास भी पता लग गया, तो सीधा निकल गया। अगर ऐसा तुक्का ना बैठे तो, फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो तो, तब तो नहीं निकलेगा अंदाजे से, है ना? तब क्या करें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मोलर मास हमें पता लग गया। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन की। तो यहाँ देखिए इन्होंने कैसे कर रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गायब होगी क्या? ये देखो CO2, इतने ग्राम CO2 निकलती है। तो देखो यहाँ हम अंदाजा लगाते हैं 3 ग्राम 3.38 ग्राम निकल रही है CO2। ठीक है, तो हमें पता है CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम, वाटर का होता है 18 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकलती है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम में क्या होता है भाई? 1 मोल, है ना? ये Yes, sir. क्लियर है? 1 मोल। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा? 1 डिवाइड बाय 44। और 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे? इसके कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल लिए हमने, मल्टीप्लाई में 3.38। ठीक है, ये मोल यहाँ पर दिए होंगे डेफिनेटली। ठीक है, मोल नहीं निकालने, मोल के बाद आगे फिर से निकाल रहा है क्या? एक कार्बन्स, ठीक है, कार्बन्स के मोल निकालेंगे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से भी आगे फिर आगे फर्दर करना पड़ेगा वरना कार्बन्स के मोल निकालेंगे। बट कार्बन का भी तो एक ही मोल होता है इसमें, है ना? रुकिए, सही है। तो देखो इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन। हम सिर्फ कार्बन पे फोकस करेंगे क्योंकि हमें कार्बन निकालना है सिर्फ। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन द कार्बन। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 1 मोल कार्बन होता है, मतलब 12 ग्राम कार्बन होता है। ये भी आपको पता है, एक ही कार्बन का एटम होता है, तो 12 ग्राम कार्बन होगा। ठीक है, तो ये 3.3 ग्राम के कितने अंदर कितने निकलेंगे? तो ये यहीं से हम डाटा उठाएंगे, 12 ग्राम कार्बन है, ग्राम में निकाल लेंगे इसको, 1 मोल में नहीं है, ये भी गड़बड़ है। इस मेथड को भी यूज कर सकते हो। खैर 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 बाय और ये 12 बाय, तो ये टोटल कितने ग्राम ऑफ कार्बन के निकलेंगे? ग्राम ऑफ कार्बन निकल आएगा यहाँ से 0.9218। ठीक है, ये आ गया 0.9218 ग्राम कार्बन। सेम एज इट इज कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो वाटर गैस के अंदर। 18 ग्राम क्या होता है? 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है 18 ग्राम पानी में, यहीं से करवा देता हूँ। 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ये तो क्लियर है ना? दो हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, तो 2 एटम में 2 यूनिफाइड मास, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। तो 0.69 ग्राम के अंदर कितने होंगे? इतने ग्राम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अमाउंट पता लग गया, कार्बन का अमाउंट पता लग गया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से, उस इक्वेशन से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इस इक्वेशन में ऐसा कुछ वर्क करते हैं। आगे देखिए, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का टोटल मास, हमें कार्बन का पता है, हाइड्रोजन का पता है, और उसने बोला था सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है इस पूरे उसमें। हम यहाँ पे परसेंटेज वाला मास, परसेंट से जो परसेंटेज निकलती है वो वाला सिस्टम यहाँ पे लागू करने वाले हैं, वो वाला सिस्टम अप्लाई करने वाले हैं। तो टोटल मास कितना आएगा? इसको जोड़ दिया प्लस इसको जोड़ दिया, ये आ गया टोटल मास इन ग्राम। क्लियर है भाई? टोटल मास इन ग्राम, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। कंपाउंड का टोटल मास आ गया। मास से मास परसेंट निकाल सकते हो। मास परसेंट कैसे निकलेगी? कार्बन का मास डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, हाइड्रोजन का मास डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। तो दोनों का मास परसेंट निकल गया, कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंट निकल गया, तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ये आ गया रिलेटिव मोल। रिलेटिव मोल में जो कम वाला है उससे डिवाइड कर दो, इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया, दोनों का लगभग बराबर आ रहा है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद होल नंबर करते हैं, जरूरत ही नहीं है, तो CH आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला का मास उसने ऑलरेडी दे रखा है 26। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लो, C का है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 हो गया 13। इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया। मोलिकुलर फॉर्मूला मास 26 है, वो उसने खुद दिया था,
या हमने निकाला था 10 लीटर से 1 लीटर करके 22.4 लीटर में कितना होगा, 26 ग्राम होगा। मोलिकुलर मास हमें पता है ऑलरेडी, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 13 है, तो 26 डिवाइड बाय 13 इक्वल आया 2, यानी पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, CH को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आ गया C2H2। समझ में आया भी क्वेश्चन? यस सर आ गया। इसमें करना क्या था, सीधी सी बात कि आपको परसेंट, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है तो वैसे तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, मैंने पहले ही आंसर निकाल दिया था, है ना, लेकिन उससे अगर ना निकले, दिस इज द सेकंड वन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, और इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए हमें कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज चाहिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कहां से निकलेगा, परसेंट निकलेगा तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। इतने इतने ग्राम दे रखा है, ठीक है, अब हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम में कार्बन 12 ग्राम होता है, तो इतने ग्राम में कार्बन कितना है, हाइड्रोजन में, वाटर में 18 ग्राम में हाइड्रोजन 2 ग्राम होता है, इतने ग्राम में हाइड्रोजन कितने ग्राम होगा, हाइड्रोजन का ग्राम निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम निकाल लिया, दोनों को टोटल कर दिया, टोटल ग्राम आ गए, टोटल ग्राम, कार्बन के ग्राम डिवाइड बाय टोटल ग्राम इक्वल क्या आएगा, परसेंटेज, सेम एज इट इज, हाइड्रोजन ग्राम डिवाइड बाय टोटल इक्वल आ गया परसेंटेज। समझ में आ गया, दोनों के परसेंटेज आ गए, परसेंट आने के बाद परसेंट को डिवाइड करो एटॉमिक मास से, और फिर उसको सबसे छोटे वाले वैल्यू से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ आपको ये नजर आ रहा होगा, इनमें जो सबसे छोटे वाली वैल्यू उसी से डिवाइड करना है, दोनों ही लगभग बराबर हैं, किसी से डिवाइड कर दो, 1 आएगा दोनों का रेशो, 1 1 आ गया तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। यस, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? दोनों तरीकों से आपको आ जाना चाहिए। यस गाइज, क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, थोड़ा लेंथी है। एडवांस लेवल में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को मार्क कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है, ये आपको दिमाग को, आपके माइंड को दूसरे लेवल पर लेके जाएगा। दोनों तरीकों से कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है एडवांस लेवल को जो टच करता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी 70% करने के बाद 30% एडवांस लेवल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन आया अभी तक हमारे आगे, है ना, बाकी के सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, तो वो मेंस में आएंगे, और ये क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, मैं भी ये वाला भी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े बेटा? यस, किसी को कोई कंफ्यूजन है 34th क्वेश्चन में? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट नो देखते सर। हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35। सर कैल्शियम 34 का, क्वेश्चन में सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ बोलो। सर जैसे कि हमने सर कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे रखा था सर, जो बनी, और सर H2O का दे रखा था, तो सर हम उसका यूज करके भी मोलर मास निकाल सकते हैं, जो गैस हमने यूज करी थी वेल्डिंग के लिए। कैसे कैसे निकाल लो, बताओ, आपको कोई मेथड आता है तो बताओ। नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि सर अगर नहीं STP देखो, वाला सर याद ना रहे तो। नहीं वो तो आपको याद रखना पड़ेगा ना बेटा, यही तो ट्रिक होती है। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आपको उसका मेथड याद रखना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं ट्रिक कह लो, मेथड कह लो। अब देखो, अगर आपको किसी दूसरे मेथड से निकल सकता है, सॉल्व हो सकता है, तो आप निकाल सकते हैं। मैंने भी तो दूसरे मेथड से निकाला ना, आपके सामने निकाल दिया मैंने, है ना, सबसे पहले जो आपको करवाया था, उसके बाद इनका मेथड करवा दिया। मेरे को मेरे वाला मेथड अच्छा लगता है, आप अगर कोई दूसरा मेथड इन्वेंट कर लेते हो, कोई ऐसा तरीका इन्वेंट कर लेते हो, दैट्स योर चॉइस, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी बताइए, हम भी नया सीखेंगे। समझ रहे हो, मैंने आपको दोनों तरीकों से करवा दिया, ठीक है। बट तीसरा कोई तरीका अगर है तो वो आप फिर फाइंड आउट करो, नो वरी, लेकिन अगर नहीं है तो जो हमने करवाया ना बेटा, फिर वही करो, फिर कोई चॉइस ही नहीं है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 35 क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl CaCO2 एंड CO2 इज इवॉल्व्ड। तो देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, संगमरमर का पत्थर, मार्बल, मार्बल को जब रिएक्शन करवाते हो आप HCl से, तो वो कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिवॉल्व करता है, यानी पत्थर जो है वो एसिड में पिघल जाता है। इसलिए एसिड को, एसिड पे अगर, सॉरी, अगर आपके स्टोन पर, मार्बल के ऊपर गंदगी जमा हो गई हो, तो नेवर नेवर क्लीन इट विद एसिड, क्योंकि एसिड उस पत्थर को ही खा जाएगा, पत्थर को खराब कर देगा, उसकी फिनिशिंग खराब कर देगा, काला हो जाएगा, मैल जम जाएगा उस पर, थोड़े दिन बाद फिर गंदा हो जाएगा, है ना। टू कैलकुलेट, तो इसने क्या कहा, व्हाट मास ऑफ CaCO2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट द कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ द 0.75 मोलैरिटी HCl। बहुत आसान क्वेश्चन अगर देखा जाए तो, कि CaCO3 का कितना मास, बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने है, 1 मोल CaCO3, इसका मोलर मास आप लोग फाइंड आउट कीजिए, 2 मोल HCl, बैलेंस करनी है इक्वेशन, याद रख लेना, बैलेंसिंग के बिना बात नहीं बनेगी, और एरो लगा के 1 मोल CaCl2 और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 1 मोल निकलते हैं दोनों।
ठीक है, अब देखिए जरा, इसने क्या कहा है, जो दिया हुआ गिवन है 25 ml HCl आपको दिया है, लेकिन इसमें HCl कितना है, वो इसने मोलैरिटी दी है HCl की, कितनी दी है, M लगा हुआ है ना, ये मोलैरिटी होती है, ध्यान रख लेना, 0.75 मोल पर लीटर, 1 लीटर में 0.75 मोल है, अपने पास तो सिर्फ 25 ml है, 1 लीटर में 0.75 मोल है, लेकिन अपने को उसने सिर्फ 25 ml दिया है, तो मैं लिख सकता हूं 1000 ml में है HCl कितना है, 0.75 मोल। यस, क्लियर है ये बात, यस सर। है ना। तो अब मुझे 1 ml में कितने होंगे, 0.75 डिवाइडेड बाय 1000, और 25 ml उसने मुझे दिया है कि इतना ही यूज करना, आपको ज्यादा नहीं यूज करना, तो 25 ml में कितने होंगे भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 25 ml, तो वैसे 25 को हम छेड़ना नहीं चाहिए, है ना, ये नीचे 100 और लगा देते हैं, कितना आ जाएगा, 25 को 75 से मल्टीप्लाई करो, फिर 6 3 और 2 5, 5 के बाद पॉइंट लगा दो, है ना, 25 पंजा 125 बचे 12, 25 साते 25 छिके 150, 175 में 12 जोड़ देंगे, 175 185 187, ये लीजिए, ठीक है, और 5 पॉइंट के बाद मतलब यहाँ 0 लग के ये पॉइंट लग जाएगा, ये इतना आएगा, ठीक है, 1875 है 0 पॉइंट, चलिए इसे दोबारा लिख देते हैं, 0.01875, इतने क्या आएंगे मोल HCl हमें दिया है उसने। तो देखो उसने कहा कि आपके पास 25 ml HCl है, यहां लिख सकते हैं 25 ml HCl उसने हमें दिया लीटर में, लीटर के हिसाब से, और मैंने उसमें मोल निकाले उसकी मोलैरिटी के हिसाब से कि कितने मोल मिलेंगे, 1 लीटर में 0.75 मोल होते हैं, तो 25 ml में इतने मोल HCl उसने दिया है, इतना मोल HCl है। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो ये उसने अपने को गिवन दिया है, तो अब जरा ध्यान से देखोगे तो आपके सामने क्वेश्चन, आपका आंसर आ जाएगा, व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद इतने मोल इतने HCl, कितना मास रिक्वायर्ड होगा, तो देखो मास, मोलर मास निकाल लें इसका, 1 मोल CaCO3 के लिए 2 मोल HCl लगता है, यानी 2 मोल HCl से, यहाँ हमने मोल निकाल लिया ना, ये निकले हुए हैं, तो 2 मोल HCl से 1 मोल CaCO3 यूज होता है 2 मोल HCl में, तो ACA कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 48 हो गया, 50 60 और 40 100, तो 100 ग्राम आ गया टोटल, यानी कि 2 मोल HCl जो है वो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है 100 ग्राम CaCO3। यस, समझ में आया ये? यस सर। 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 100 डिवाइडेड बाय 2, और अपने पास कितना मोल है 0.01875 मोल के लिए कितना चाहिए 100 बाय 2, यानी 50 कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में 0.01875। समझ में आ गया? सारे 10th लेवल के क्वेश्चन है, बस यूं है कि पहले कौन सा सॉल्व करना है, 1 रुपए में 2 पेंसिल, 2 रुपए में 4 पेंसिल, ऐसे करके, बट पहले पेंसिल का वैल्यू निकालना है कि पेन का निकालना है कि किसका निकालना है, बस वो थोड़ा सा तकलीफ है। समझ में आ गया भाई? इसका मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके सामने सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस दैट्स इट, ठीक है। विल कंप्लीटली रिएक्ट, इसने ग्राम में HCl निकाला, हमने मोल से HCl के निकाल दिया, हमने मोल निकाले, सीधे सीधे ग्राम नहीं निकाले, सीधा मोल से निकाल दिया, आंसर सेम आएगा। इसने मोल के बाद ग्राम भी निकाल रखे हैं HCl के, नीड नॉट टू डू दैट, ग्राम के बजाय मोल ही काफी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके अलावा ये आप NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे मेरे पास एक बुक है रेफरेंस बुक प्रदीप की, और ठीक है। एनसीईआरटी से मैंने एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व कर लिया, जो 36 क्वेश्चन है हम्म, उसमें मेरे को बीच के 2-3 क्वेश्चन में या फिर 4 क्वेश्चन में डाउट है, वो भी मैं एक बार प्रैक्टिस करूंगा, नहीं आएगा तो आपसे अगले लेक्चर में मैं पूछ लूंगा। डाउट बेटा अभी हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, कौन से में डाउट रह गया आपका? पहले क्वेश्चन में सर, वो एक्चुअली जब मैं री प्रैक्टिस कर रहा था ना, तब मेरा थोड़ा सा आंसर में दिक्कत है, वो भी शायद मेरे मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा, मैं वही कोई मैंने बात कहा ना नहीं, एक बार। आपने ठीक है, आपने मतलब वो वाला लेक्चर नहीं लगाया था क्या? कौन सा? शायद, मतलब जब मैं करवा रहा था वो NCERT वाला क्वेश्चन,
तब वो अब लेक्चर नहीं लगा। मैंने सर वो वीडियो नहीं देखी क्योंकि ये लगा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में मेरे से कोई गलती होगी सर। चलो कोई बात नहीं, आपको डाउट रह जाए तो मेरे से पूछ लेना। हाँ आगे बताओ फिर। और सर मेरे पे एक प्रदीप की किताब है सर, मैं उसकी भी क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम्म। तो सर इतना वर्थ इट है 11th क्लास की अच्छी परसेंटेज के लिए। 11th के लिए तो बहुत है। 11th के लिए तो एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल प्रॉब्लम कर लो, और जो आप प्रदीप की बुक का नाम ले रहे हो वो प्रदीप की बुक की सारी थ्योरी कर लेते हो, दैट्स इनफ। उसके सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको सीधी सलाह दूंगा, अगर आप उसी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसकी बजाय एडवांस लेवल पे डायरेक्ट पहुंच जाओ, सीधा स्टेप आउट करो एडवांस लेवल पर। क्लियर है? ओके सर। हाँ, ओके सर। क्योंकि एक ही क्वेश्चन, ये आसान वाले क्वेश्चन बार बार सोल्व करो, अच्छी बात है, पर पहले मुश्किल को अगर सारी उम्र टच नहीं करोगे तो वहां तक तो पहुंचोगे ही नहीं कभी भी। आसान को चाहे 10 बार सोल्व कर लो, समझ रहे ओके हो? सर। हाँ, यस तो सर। प्रदीप की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय पहले एडवांस लेवल कर लो। जब आपका एडवांस लेवल हो जाए फिर आप कहो कि सर मेरे पास और भी टाइम है, मैं क्या करूं, तब मैं आपको कहूंगा प्रदीप सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये कर लो वो कर लो, बुक्स ही बुक्स प्रोवाइड करवा दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, कुछ भी करना। ओके सर। लेकिन पहले मिनिमम जो वर्क करना है और जहां करना है एफर्ट्स वहां लगाइए जहां उनका कोई मीनिंग बनता है। एनसीईआरटी को आपने एक बार सोल्व कर लिया, फिर 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 3 बार से ज्यादा अगर एनसीईआरटी सोल्व कर रहे हैं तो वो भी मूर्खता है। 3 बार से ज्यादा एनसीईआरटी सोल्व करनी नहीं है, आपको एडवांस लेवल मैक्सिमम ज्यादा बार सोल्व करने हैं। एनसीईआरटी तो 2 बार सोल्व की हुई भी काफी है। अभी एक बार आपने पहली बार अब कर ली, जब रिवीजन लेंगे तब मैं आपको फिर से एनसीईआरटी के लिए बोलूंगा कि हर रोज 5-7 क्वेश्चन दोबारा से सर आपकी कीजिए। आवाज नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही क्या आवाज मेरी? सर आ रही है, मेरे को आ आ रही रही है है। सर। आ रही है। मे बी बेटा आपका इंटरनेट स्लो हो, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसको। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को हम MnO2 को HCl से ट्रीट करते हैं विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इसने दे रखी है कि 4 मोल HCl चाहिए है। बैलेंस कर रखी है, याद रखना मैंने आपको बोला था बैलेंस्ड इक्वेशन से ही काम चलेगा। आपको अगर इक्वेशन नहीं आती तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, अगर इक्वेशन आती है लेकिन बैलेंस नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो यहाँ इसने बैलेंस इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है, MnCl और Cl2, MnCl2 प्लस Cl2, ये देखो क्लोरीन गैस बाहर निकल गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसने क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी ग्राम्स HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। HCl के कितने ग्राम चाहिए? 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड के 5 ग्राम दिए उसने। मैग्नीज ऑक्साइड का मोलर मास बताओ भाई, और HCl का कितना होता है? 36.5 होता है, लेकिन ये 4 मोल है, याद रख लेना। तो कितना बनेगा इसका? 4 पंजे 20, 2 4 छिके 24 और 2 26, 4 तिया 12 और 14, 146 ग्राम तो ये बन गया HCl चाहिए है। Mn मैग्नीज का मोलर मास कितना होता है? एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल है सर किसी के पास? 55। पीरियोडिक टेबल से देख के बताओ बेटा, ठीक है, ऐसे गैस मत लगाएगा। यस सर, Mn देख के बताया। देख के बताया, Mn का 55 होता है। सर 55। हाँ 55 दैट इज, ठीक है। तो यहाँ पर 55, तो Mn जो है, एक मिनट, Mn जो है वो Mn कितना है? 55। ये 55 प्लस ऑक्सीजन कितना लगेगा? 32, ठीक है, एक मिनट, यहाँ लिखा जाएगा 55 प्लस 32 कितना आएगा टोटल? 5 और 2 7, 5 और 3 8, 87। 87। 87 ग्राम। अब यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई, बात खत्म है। 87 ग्राम MnO2 अगर आप यूज करते हो तो आपको HCl रिक्वायर्ड होता है 146 ग्राम। उसने कितना कहा है? 5 ग्राम MnO2 है, HCl कितने ग्राम होगा, बस यही तो निकालना है। तो 1 ग्राम MnO2 के लिए HCl रिक्वायर्ड होता है 146 डिवाइड बाय सर 87। हाँ बेटा। सर और मैं एक डाउट था सर कि सर जो हम्म जैसे सर ये एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैंगनीज आयरन कॉपर, हम्म सर इनके जो एटॉमिक मासेस है वो जे एडवांस के पेपर में गिवन होंगे? देखो बेटा, ऑक्सीजन का कोई नहीं देगा, हाइड्रोजन का कोई नहीं देगा, कार्बन का कोई नहीं देगा, लेकिन जैसे मैग्नीज आ गया, ये तो मुझे भी याद नहीं है, समझ गए? यस तो सर। ये तो पक्का देंगे। अगर कोई लीग से हटकर एटम है तो पक्का देंगे। आयोडीन का पूछ ले कोई, एटॉमिक नंबर तो सारे याद करवा दूंगा मैं आपको, पूरी पीरियोडिक टेबल याद करवा दूंगा, 2 मिनट में 3 मिनट में पूरी पीरियोडिक टेबल लिख सकते हो आप, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे। लेकिन जो ये मास की बात कर रहे हो, एटॉमिक मास की,
भाई एटॉमिक मास तो जो जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, ये बार बार यूज होते हैं, क्लोरीन है, इनके तो याद हो जाएंगे, मुझे भी याद है। आपने अभी अगर देखा हो सारे क्वेश्चंस अगर आपने मेरे साथ सॉल्व किए हैं तो डेफिनेटली sir. आपको याद हो जाएंगे, है ना। और आपने घर पे भी एक बार लिख के देखे हैं तो पक्का आपको याद हो जाएंगे। लेकिन जो नहीं है, जैसे मैग्नीज है, ये पहली बार आया पूरे क्वेश्चंस में, इसका मुझे भी लर्न नहीं है। हालांकि हम पढ़ाते हैं, हल्का सा अंदाजा होता है, लेकिन याद नहीं होता। समझ में आया? तो याद फिर वो पेपर में दिया जाएगा, वो चीज पेपर में दी जाएगी जो जनरल नहीं है, ठीक है। ओके सर, लेकिन थैंक अगर यू। आप ये कहो कि कार्बन का, सर कार्बन का इसने 12 नहीं दिया, अगर आप इस बात पे मुझसे पूछोगे कि सर आप तो कह रहे थे पेपर में देगा, इसने तो कार्बन का दिया ही नहीं, बेटा कार्बन हाइड्रोजन का तो नहीं देगा, इतना तो वो भी सोचता है एग्जामिनर की कभी आपने थोड़ा बहुत भी कुछ किया है तो कार्बन 12 के बेस पर ही तो एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स को एटॉमिक मासेस को डिफाइन किया गया है। अगर आपको उसी का मास नहीं पता है कि कार्बन 12 का 12 ग्राम होता है तो फिर उससे उम्मीद मत करना, फिर वो उम्मीद गलत हो जाएगी, है ना। चलिए भाई अब इसको सॉल्व करें। 5 6 के 30, 5 के 20 और 3 23, 5 एकम 5 और 2 7 डिवाइड बाय 87। कितना आंसर आएगा भाई इसका? 730 डिवाइड बाय 87, ये आ जाएगा 8.39। 8.39 ये आ गया। इतने ग्राम आपको क्या चाहिए? HCl चाहिए है बस। समझ में आ गया भाई कितने ग्राम HCl चाहिए? यस सर, आ गया। Yes, sir. ये रहा 8.39 ग्राम, ये रहा आंसर, ठीक है। हमारा आंसर सही निकला। अब ये देखो, ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, एग्जाम्पल्स जो सोल्ड हैं एनसीईआरटी के अंदर, सोल्व ऑलरेडी हैं, यहाँ से भी आप देख के खुद कर सकते हो इनको। आई थिंक ये आप कर लोगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी व्हाट्सएप के ऊपर, आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके अलावा अभी भी किसी को डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है। मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर रहा हूँ और अपने डाउट्स पूछिए आप लोग, ठीक है।